हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चेरी टीयर्स नर्सिंग क्लासेस में। जैसा आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें अपन जितने भी डिस्कशन करेंगे, जितने भी वीडियोज आएंगे, जितने भी प्रिपरेशन करेंगे, वो सारी जो क्लासेस होगी वो नर्सिंग के रिगार्डिंग होगी। जितने भी नर्सिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग ये आप इसमें क्लासेस देखने को मिलेंगी। अपन इस YouTube चैनल के नाम की बात करें तो इस YouTube चैनल का नाम है चेरी टीयर्स नर्सिंग क्लासेस। चेरी टीयर्स का अगर आप हिंदी मीनिंग देखोगे तो उस हिंदी मीनिंग का मतलब होता है सारथी। ठीक है, सारथी। सारथी का मतलब होता है जो आपको गाइड करे, ठीक है, जो आपको रास्ता दिखाए, जो आपको ऑब्जेक्टिव तक लेके जाए। उस वर्ड के लिए अपन यूज करते हैं सारथी। तो हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे जिसमें आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, और साथ ही साथ ये चैनल उन स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल है जो बीएससी नर्सिंग में अभी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं, जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर क्लासेस के अंदर है, उनके लिए भी हेल्पफुल है। मोस्टली ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सारथी का मतलब होता है जो आपको नेविगेटर बोल सकते हैं अपन दूसरे वर्ड के अंदर, जो आपको रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, तो हम आपको वे दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे कि आपको प्रिपरेशन है वो किस हिसाब से करनी है। आपने अभी तक एग्जाम दिए होंगे, कई एग्जाम जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, तो सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कमी रह रही है। तो हम उस कमी को, उस गलती को आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ अपन मिस्टेक कर रहे हैं, और अपन जो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा उसको अपन सिलेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं मेरा कुछ आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नाम अपन आगे बात करेंगे नाम के बारे में। मैं अभी एक इंस्टीट्यूट में एज ए नर्सिंग ऑफिसर वर्किंग हूँ। एक इंस्टीट्यूट के अंदर एज ए नर्सिंग ऑफिसर वर्किंग हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। ठीक है, मैंने मेरे को लगभग 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। तो मैं जो चाह रहा हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए यूजफुल हो, आपके थोड़ा बहुत काम आए, आप जहाँ प्रिपरेशन कर रहे हो थोड़ा बहुत उससे हेल्प मिले आपको सिलेक्शन लेने में। ठीक है, तो 4 ईयर का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेकंड, मैंने इसके अलावा भी बीएचयू में सिलेक्शन निकाला था। ठीक है, बीएचयू में मैंने ज्वाइन नहीं किया था, पर बीएचयू के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके अलावा मेरा सीएचओ में भी सिलेक्शन हो रखा है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यूपी के अंदर। ठीक है, उसके अलावा मेरा यूपी के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे भी सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, मैं एम्स ऋषिकेश में भी काम कर चुका हूँ। ठीक है, उसके अलावा मेरा एम्स एमएससी के अंदर भी हुआ था, एमएससी नर्सिंग एम्स के अंदर। ठीक है, इसमें मेरे को जो ब्रांच मिली थी वो था न्यूरो साइंस। ठीक है, न्यूरोलॉजी अपना ब्रांच था, बट मैंने एमएससी कंटिन्यू की नहीं थी। मेरा जॉब लग गया था, उससे पहले सिलेक्शन हो गया था, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था जॉब का। तो मैंने इसको लीव कर दिया, छोड़ दिया। ये मैंने लगभग 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू किया था, उसके बाद में मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो ये मेरे जो कुछ अचीवमेंट है। ऐसा नहीं है कि मेरे को जो सिलेक्शन है मेरा वो फर्स्ट टाइम में भी हो गया। मैंने कई बार है वो फेलियर फेस किया है, कई बार सिलेक्शन नहीं हुआ, कई बार 1 नंबर से रहा हूँ, 2 नंबर से रहा हूँ, 0.5 नंबर तक से भी मैं सिलेक्शन लेने में रहा हूँ। बड़ा दुख होता है सिलेक्शन नहीं होता उस टाइम पे। ठीक है, जब आप अगर ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो और आपको जब सिलेक्शन होना शुरू होंगे तब कंटिन्यू आपके सिलेक्शन होंगे। ठीक है, तो ये मेरे बारे में मैंने क्या कहाँ कहाँ पे सिलेक्ट हो रखा हूँ, कौन कौन से एग्जाम मैंने क्वालिफाइड कर चुका हूँ। तो अब इतने मैंने एग्जाम सिलेक्टेड क्वालिफाइड किए हैं, तो इसके रिगार्डिंग बताऊँ मैं आपको, लगभग मैंने 20 से 25 एग्जाम दिए होंगे। ठीक है, 20 से 25 एग्जाम मैंने दिए हैं, तब जाके एक ये सिलेक्शन हुआ है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने कहाँ कहाँ गलतियां की जिसकी वजह से सिलेक्शन होने में इतना टाइम लगा, क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे क्या रीजन रहे। ठीक है, और जब
मैंने अपनी स्ट्रेटेजी में क्या चेंजेस किए जिसकी वजह से मेरे सिलेक्शन होने शुरू हुए थे। तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं चाह रहा हूँ जो गलतियां मैंने की थी वो गलतियां आप नहीं करें, ताकि आपका सिलेक्शन है वो जल्दी से हो सके। ठीक है, अपन इनमें इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जितने भी ऑल ओवर इंडिया एग्जाम होते हैं, जैसे आपने दिया होगा अभी नॉर्थ सेट, ठीक है, जो एम्स करवा रहा है, हर 6 महीने से एग्जाम करवा रहा है। ठीक है, उसके अलावा ईएसआईसी, ये अपने ईएसआईसी के भी एग्जाम होते हैं। रेलवे, ठीक है, रेलवे के हो गए। पीजीआई, चंडीगढ़ का वैकेंसी अभी भी आ रखा है। एसजीपीजीआई, ठीक है, एसजीपीजीआई के अलावा सीएचओ, मतलब ऑलमोस्ट हर स्टेट में आता है। नर्सिंग का मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, जो बंदा नर्सिंग में जॉब नहीं लगा है वो अपनी ही गलती से नहीं लगा है। नर्सिंग एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर हर साल में लगभग लगभग 5 से 6 फॉर्म आते हैं। कभी सीएचओ का आ गया, कभी पीजीआई का आ गया, कभी ईएसआईसी का आ गया, कभी साल में 2 बार तो नोट सेट हो जाता है। ठीक, और इसमें भी अच्छी खासी पोस्टें आ रही है। लगभग लगभग आप मानोगे 3,000 लगभग पोस्टें आ रही है हर 6 महीने से। अब कम हो गई, पहले 4-4 हजार तक भी पोस्टें आ रही थी। तो आप अगर ईमानदारी से पढ़ाई करोगे 1 साल, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 साल, और अच्छे से अगर 6 महीने भी पढ़ाई कर ली तो आप अपना सीट है वो आराम से निकाल पाओगे। ठीक है, अब अपनी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, सारी चीजें उस पर भी डिपेंड करती है। केवल रट्टा मारना या बुक लेके पढ़ना, उससे भी सिलेक्शन होने वाला नहीं है। कुछ आपको स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी जिसकी वजह से अपना सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अपन रूटीन में क्लासें लेंगे तो उसके लिए अपन क्या पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ये जितने भी एग्जाम होते हैं, इन सब एग्जाम का अपन प्रिपरेशन करने के लिए क्या करेंगे, एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर वीडियो बनाएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, और वीडियो बनाने के बाद में अपन उसके प्रीवियस एग्जाम के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे एम्स वाले हो गए, ईएसआईसी हो गया, पीसीआई हो गया, सीएच हो गया, हर टॉपिक वाइज अपन क्या करेंगे, प्रीवियस एग्जाम अपन फर्स्ट क्या करेंगे, टॉपिक एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, टॉपिक क्लियर करेंगे अपन, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक का सब्जेक्ट अपन आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, प्रीवियस एग्जाम पेपर, प्रीवियस एग्जाम पेपर जितने भी हुए हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे। आपके पास होगी बुक, एक पीआर यादव करके बुक आती है जिसमें प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलते हैं, पर उसमें कई सारी उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कई बार आप क्वेश्चन पढ़ते हो, उसका आंसर गलत है, आप गलत पढ़ोगे तो गलत करके आओगे। जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी, जब तक आप एमसीक्यू नहीं पढ़े। अगर आपकी थ्योरी क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सोल्व करें। ठीक है, उसके अलावा अपन उसके साथ साथ में जैसे एनक्लेक्स में साउंडर हो गई, मॉस भी हो गई। ठीक है, तो ये चीजें सारी अपन इसमें पढ़ेंगे। तो ये अपना स्ट्रेटेजी रहेगा, हर सिस्टम वाइज अपन टॉपिक पढ़ेंगे, एक एक सिस्टम का एक एक टॉपिक, उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद में अपन प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन, और एक चीज है, अपने पास में जो सोर्सेज है वो आप अपना लिमिटेड रखो। ठीक है, सोर्सेज है वो लिमिटेड रखो। उसका रीजन क्या है कि जैसे आप तैयारी कर रहे हो, आपको बोलने किसी ने कि आज ये बुक आई है, बहुत अच्छी बुक है, इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप वो बुक लेके आ गए। जितने में 5वें दिन आपने फ्रेंड ने बोला कि यार एक मार्केट में नई बुक आई है, उसको अपन पढ़ लेते हैं, उसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको मैक्सिमम 2 से 3 किताबें खरीदनी है, 2 to 3 बुक्स परचेज करनी है, उससे ज़्यादा बुक्स परचेज नहीं करनी है। एक तो आपका वेस्टेज ऑफ मनी होगा, यूजफुल नहीं होगी। आप अगर 10 बुक खरीद लेंगे तो उसमें से आप कोई सी भी बुक नहीं पढ़ पाओगे, ये मेरी गारंटी है। आप 2 से 3 बुक लाओ और उनको बार बार रीडिंग करो। जितनी बार ज्यादा रीडिंग करोगे, हर बार आपको कुछ ना कुछ उस बुक में से नया सीखने को मिलेगा। मैंने एक एक बुक्स को एटलीस्ट 15 टाइम रीड किया, 15 बार मैंने किताबों को पढ़ा है। ठीक है,
तो एक सोर्सेज लिमिटेड रखो। आप कोई भी वीडियो देख लेना जिसमें सिलेक्शन हो रहे हो, वो बंदा यही बोलेगा आपको, हमने लिमिटेड सोर्सेज रखा था, बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी थी, लिमिटेड किताबें पढ़ी थी, उसी से हमारा सिलेक्शन हुआ है। अब अपन बात करते हैं कि अपन उसमें क्या क्या कवर करेंगे, कौन कौन सब्जेक्ट। ऐसे नर्सिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो प्रैक्टिकली पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो नर्सिंग के टाइम भी नहीं पढ़े होंगे उतने। तो प्रैक्टिकली जो अपने वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो अपने कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे सब्जेक्ट पढ़ने नहीं है, हार्डवर्क करना है अपन को। हार्डवर्क करने के साथ साथ में अपन को स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब अपन को वही चीजें पढ़नी है जो अपन को कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारा नर्सिंग करने बैठेंगे तो 4 साल लग जाएंगे। तो वो सब्जेक्ट कौन कौन से अपन एक बार इसमें देखते हैं। एक आपने सब्जेक्ट पढ़ा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। ठीक है, ये आपने फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें अपन क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गन या सिस्टम का स्ट्रक्चर, ऑर्गन या सिस्टम के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कोई भी अपन स्टडी करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। फिजियोलॉजी में अपन क्या स्टडी करते हैं, फंक्शन। फंक्शन कोई भी ऑर्गन सिस्टम, अपन आगे बात करेंगे कौन कौन से ऑर्गन होंगे, कौन कौन सिस्टम होंगे। तो कोई भी ऑर्गन या सिस्टम की अपन स्टडी करेंगे फंक्शन से रिगार्डिंग, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी। अगर स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, एनाटॉमी बोलेंगे। तो ये आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें अपन अगर बात करें सिस्टम की, तो आपने पढ़ा होगा सीवीएस, कार्डियो वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम तो आपने ये पढ़ा होगा, जिसमें अपन हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, कैसे काम कर रहा है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसमें चैम्बर कितने होते हैं, वो सारे के सारे अपन इसमें बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर। ठीक है, ब्लड वेसल्स भी, वास्कुलर का मतलब जितने वेसल्स हो गई, जैसे आप पढ़े होंगे असेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, जो एओर्टा होता है हार्ट से अराइज होता है। सेकंड इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, जितनी भी ब्लड वेसल्स होती है जिसमें आर्टरीज आ गई, वेन्स आ गई, कैपिलरीज आ गई, उसके रिगार्डिंग अपन इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, सेकंड इसी के साथ अपन पढ़ेंगे ब्लड। ठीक है, ब्लड आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ब्लड के बाद में अपन पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट सारे सब्जेक्ट है, वो सारे टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है। अपन एक एक सिस्टम की बात करते हैं। जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, जिसमें अपन माउथ से लेके एनएस तक, इसमें बहुत सारे ऑर्गन हो गए। ठीक है ना, माउथ हो गए, ठीक है, स्टोमक हो गया, इसोफेगस हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लीवर आ गया इसके अंदर, साथ में पेंक्रियाज आ गया। तो ये सारा जो पार्ट है ये सारा अपन पढ़ेंगे जीआई सिस्टम में। उसके अलावा अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन पढ़ेंगे, जैसे अब एक एक ऑर्गन को मैं अगर लिखने लगूंगा थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अपन बात करेंगे कौन कौन से ऑर्गन आएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे नोज आ गया, फेरिंग्स आ गया, लेरिंग्स आ गया, ट्रेकिया आ गया, ब्रोंकाई आ गई और लंग्स आ गई। ये जो ऑर्गन है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में जो एनाटॉमी वाले पार्ट में पढ़ेंगे, और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे वो फिजियोलॉजी वाले पार्ट में पढ़ेंगे। अपन बात करें नेक्स्ट, जैसे एंडोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारी ग्लैंड्स आती है, इसमें अपन जितनी भी ग्लैंड्स होती है सारी की सारी ग्लैंड्स की स्टडी करते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गई, थायराइड हो गई, पैराथायराइड हो गई, थाइमस हो गई, पेंक्रियाज हो गया, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गई। तो जितने भी पीनियल ग्लैंड्स हो गई, जितने भी सारी ग्लैंड्स होती है वो अपन स्टडी करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं और कौन सा सिस्टम आएगा, रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
रिप्रोडक्टिव आप पढ़ोगे, इसमें अपन दो तरीके से सिस्टम आएंगे, ठीक है। एक आएगा मेल रिप्रोडक्टिव और एक आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव। तो मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर जैसे अपन पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उसके अलावा कौन कौन से ऑर्गन है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ रहे हैं, जैसे टेस्टिस हो गया, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन कौन से पार्ट में हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या प्रोसेस है। टेस्टिस के अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हो गई, वॉस डिफरेंस हो गया। ये जो पार्ट है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स या काउपर ग्लैंड्स हो गई, पेनिस वाला पार्ट हो गया, ये जो सारा पार्ट है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएगा। बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपके अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव और इंटरनल। तो इंटरनल जैसे अपने ओवेरी हो गई, फेलोपियन ट्यूब हो गया, और उसके अलावा अपन बात करें यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया, वेजाइना हो गया, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, ये जो सारे पार्ट ये आएंगे अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। उसके अलावा इसमें जैसे टॉपिक आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, और इसके अलावा इसमें अपन पढ़ेंगे oogenesis, मतलब ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है, हार्मोन्स होते हैं जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, उनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वो सारे जितने भी पढ़ेंगे अपन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है। इसमें अपन पढ़ेंगे बोन्स के बारे में, अपने टोटल बॉडी में कितने नंबर ऑफ बोन्स होती है, कितनी नंबर ऑफ मसल्स होती है, और कौन सी बोन्स कहाँ पे लोकेटेड होती है, कितने तरीके के जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और कौन सा जॉइंट कहाँ पे होता है, वो सारी चीजें, कौन सी मसल्स कहाँ पे होती है। तो इसमें सारे के सारे अपन पढ़ेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे सेल, जैसे सेल है वो बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है अपने बॉडी की। उसके अलावा टिश्यू वाला पार्ट आ गया, ठीक है। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे सीएनएस, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपना जो ब्रेन होता है कितने पार्ट में डिवाइड होता है, नर्व होती है कितनी तरह की होती है, कितने न्यूरॉन्स होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, अलग अलग तरीके से न्यूरॉन्स होते हैं, कितने सेल से मिलकर बना होता है, जैसे न्यूरोग्लिया और या न्यूरालजिया बोल सकते हो आप इसको, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। और न्यूरॉन दो पार्ट्स हैं, इसको भी सीएनएस को भी अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, तो वो सारा अपन पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और ब्रेन को भी अपन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो सारी चीजें अपन इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा एक सिस्टम बच गया आपके रीनल सिस्टम, ठीक है। रीनल सिस्टम में अपन पढ़ेंगे किडनी के बारे में, कितनी किडनी होती है, नंबर्स ऑफ किडनी क्या होती है, ठीक है, किडनी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, किडनी का ब्लड सप्लाई कैसा होता है, फंक्शनल और स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, इसमें नेफ्रॉन होता है, ठीक है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर क्या है, नेफ्रॉन का काम करने का तरीका क्या है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सारी चीजें अपन रीनल सिस्टम में ब्रॉडली डिस्कशन करेंगे। ये जस्ट अपन नाम ले रहे हैं, क्या क्या पढ़ेंगे अपन। और उसके अलावा किडनी के अलावा अपन बात करते हैं, सेकंड पार्ट आता है इसमें यूट्रस आ गया, ऑर्गन की अपन बात करें, यूरिनरी ब्लडर आ गया, यूरेथ्रा आ गया। तो ये सारे इसमें जो ऑर्गन होते हैं अपने रीनल सिस्टम का होते हैं। उसके अलावा सेंसरी ऑर्गन, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन जिसमें आई, स्किन, ईयर, ठीक है, टंग, तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये सारे के सारे ऑर्गन होते हैं, अपन वो पढ़ेंगे सेंसरी ऑर्गन या सेंसरी सिस्टम में। तो मोटा मोटी एनाटॉमी के जो पढ़ेंगे अपन वो सारे ये सिस्टम होंगे, जो अपन एक एक करके सारे सिस्टम अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसमें आपको कोई भी तरह का शायद क्लास होने के बाद में कोई भी तरह का मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये अपन बात कर रहे थे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की, कौन से ऑर्गन का क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, वो इसमें अपन सारे के सारे ब्रॉडली डिस्कशन करेंगे। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा सब्जेक्ट कौन सा होगा। तो दूसरा सब्जेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वो है आपका एमएसएन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग,
ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लगभग 30 से 40%, 30 to 40% जो टोटल पेपर होता है, लगभग 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं उसमें से लगभग 30 से 40% पेपर होता है वो केवल एमएसएन कवर करता है। ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी इस हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि जब तक आपको ये नहीं आएगा तो एमएसएन नहीं आएगा। जब आपको कोई एमएसएन में अपन क्या पढ़ेंगे, डिसऑर्डर। ठीक है, एमएसएन में अपन पढ़ेंगे डिसऑर्डर। तो कोई भी डिजीज कंडीशन आपको तभी समझ में आएगी जब उसके ऑर्गन का फिजियोलॉजी आपको पता होगा। तो अपन ये जो सिस्टम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर पढ़े हैं, इन्हीं सिस्टम के अपन क्या पढ़ेंगे, डिसऑर्डर पढ़ेंगे। वो सब्जेक्ट कौन सा होगा, एमएसएन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ये आपने पढ़ा है। ये 2 वॉल्यूम में होते हैं, 2 पार्ट में होता है। पार्ट फर्स्ट होता है वो सेकेंड ईयर के अंदर होता है, और जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है थर्ड ईयर के अंदर होता है। तो ये जितने भी अपन ब्लड से रिगार्डिंग डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर जिसमें आपने पढ़ा होगा सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसके अंदर होता है अपना एमआई, आपने पढ़ा होगा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है। ठीक है, एंजाइना आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस आपने पढ़ा होगा। ये 3 डिजीज होती है जो अपने सीएडी में देखने को मिलती है। एमआई को अपन हार्ट अटैक भी बोल सकते हैं। ब्लड में जैसे आपने मोस्ट कॉमन जो डिसऑर्डर होता है आपने पढ़ा होगा एनीमिया। ठीक है, जीआईटी के अंदर, ठीक है, रेस्पिरेटरी के अंदर जैसे आपने पढ़ा होगा निमोनिया हो गया या टीबी हो गई, ठीक है, या सीओपीडी हो गया, अस्थमा हो गया, रूटीन वाले जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो सारे डिसऑर्डर होते हैं वो अपन पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जीआईटी में जैसे आपने पढ़ा होगा पेप्टिक अल्सर, ठीक है, लिवर सीएलडी होता है, क्रोनिक लिवर डिजीज होती है। ठीक है, हेपेटाइटिस हो गया, लिवर का इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो गया। तो ये अपन पढ़ेंगे मोटा मोटी। गैस्ट्राइटिस हो गया जीआईटी के अंदर। एक एक मतलब एक एक डिजीज पढ़ेंगे, एक डिजीज को अपन एक वीडियो बनाएंगे। फिर अपन बात करते हैं एंडोक्राइन पे। एंडोक्राइन पे जितने भी ग्लैंड्स होती है, हर ग्लैंड्स के अकॉर्डिंग उनके डिसऑर्डर है। जैसे थायराइड हो गई तो हाइपोथायरॉइडिज्म और हाइपरथायरॉइडिज्म हो गई। हाइपर में क्या होगा, एंडोक्राइन के जो थायराइड ग्लैंड होगी उसके सिक्रेशन बढ़ जाएंगे, और हाइपोथायरॉइडिज्म में क्या होगा, थायराइड के सिक्रेशन कम हो जाते हैं। पैरा थायराइड ग्लैंड होती है, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। तो हर एक ग्लैंड्स के, जैसे कुशिंग सिंड्रोम हो गया, एडिसन डिजीज हो गई, अपन बात करें एड्रिनल ग्लैंड की, तो हर डिजीज के पर्टिकुलर हर ग्लैंड के पर्टिकुलर जो डिसऑर्डर होते हैं एक एक वीडियो बना के अपन ब्रॉडली डिस्कशन करेंगे, अपन पढ़ेंगे एंडोक्राइन में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, इसमें अपन बात करेंगे में इनफर्टिलिटी जैसे मोस्ट कॉमन होती है अभी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें, जैसे कई बार फ्रैक्चर के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, लोकेशन कोई भी मसल्स की उसके बारे में पूछ लिया जाता है। मसल्स का फंक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, वर्किंग, वो उसके बारे में कई बार शॉर्ट नोट के क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया, पूछ लिया जाता है। फिर सेल की बात करें अपन, तो अपनी जो बॉडी होती है वो सेल से मिलके बनी होती है। जैसे सेल, बहुत सारी सेल मिलके टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी, टिश्यू मिलके बहुत सारे एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और बहुत सारे सिस्टम ये जो अपन ने पढ़े, ये सारे सिस्टम बनके मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक प्रॉपर बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो अपन ये टिश्यू के बारे में, 4 तरह के टिश्यू होते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसके अपन मेनिंजाइटिस हो गया, जैसे एपिलेप्सी हो गया, स्ट्रोक हो गया, ये सारी जो डिजीज आएगी, ठीक है, वो आएगी अपने सीएनएस के अंदर। और भी बहुत सारी डिजीज है। रीनल डिजीज, अपन बात करें रीनल डिजीज की, तो रीनल डिजीज जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज हो गई, या एक्यूट किडनी डिजीज हो गई, ठीक है, वो हो गया। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, बहुत सारे, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, ठीक है, स्टोन फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारी डिजीज अपन पढ़ेंगे। जो अबनॉर्मलिटीज है, पैथोलॉजी है, वो सारी जितनी भी एमएसएन की पढ़ेंगे अपन सिस्टम वाइज में। जो एनाटॉमी में सिस्टम पढ़ेंगे उसी में अपन क्या पढ़ेंगे, एमएसएन में उनका डिजीज वाला पोर्शन पढ़ेंगे। तो ये अपने 2 सब्जेक्ट हो गए जो अपन अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अपन बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट अपन, ये अपन उन्हीं सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो कंपटीशन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है आपका फंडामेंटल। ठीक है,
फंडामेंटल आपने पढ़ा फर्स्ट ईयर के अंदर। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, थर्ड अपना जो सब्जेक्ट होगा वो होगा फंडामेंटल। ठीक है, ये इसको नर्सिंग का बेस बोलते हैं। फंडामेंटल को क्या बोलते हैं? नर्सिंग का बेस बोलते हैं। कि अपन एमएसएन के अंदर जितने भी डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे उसके साथ साथ में उसके अपन नर्सिंग मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस भी पढ़ेंगे। वो सारे के सारे किससे को रिलेट करेंगे, किस में पढ़ेंगे अपन? फंडामेंटल के अंदर। अपन कौन सी कंडीशन में पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे, ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी देने के कौन कौन से मेथड है, फ्लूइड कितने तरीके के होते हैं, एसिड बेस बैलेंस क्या होता है, पीएच क्या होता है, ये जितने भी टॉपिक है वो सारे के सारे अपन किसमें पढ़ेंगे? फंडामेंटल के अंदर पढ़ेंगे। फंडामेंटल भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें से कई बार ये बेसिक है, अगर ये कुछ नहीं आ रहा तो एमएसएन में भी आपका बहुत सारा पार्ट छूट जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें अपन फंडामेंटल के अलावा कौन सा सब्जेक्ट है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है ओबीजी। मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है ओबीजी। एमएसएन के बाद में अगर कोई सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करता है पेपर के अंदर तो वो सब्जेक्ट है आपका ओबीजी, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनिकोलॉजी, जो आपने पढ़ा है फोर्थ क्लास के अंदर। ठीक है, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो सारे के सारे अपन इसमें पढ़ेंगे ओबीजी के अंदर। जैसे प्री एक्लेम्पसिया हो गया, एक्लेम्पसिया हो गया, अबॉर्शन हो गए, बहुत सारे सेप्टिक अबॉर्शन हो गया, बहुत सारे टाइप के अबॉर्शन होते हैं। वो अबॉर्शन लेबर का फेज, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ फेज के अंदर लेबर को अपन डिवाइड करते हैं। ठीक है, और प्री एक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया, गेस्टेशनल इंड्यूस्ड डायबिटीज मलाइटस हो गया, एचआईवी हो गया, ये जितने भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितने भी फर्टिलाइजेशन से लेके oogenesis से लेके फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ठीक है, फिर जाइगोट, फिटस, ये जितने भी प्रोसेस होगी सारी अपन स्टेप बाय स्टेप करके एक एक पढ़ेंगे। 9 मंथ तक क्या क्या चेंजेस होता है फिटस के अंदर, कब कितना वेट इंक्रीज होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस कब हो रहा है, कौन सा ऑर्गन कब डेवलपमेंट हो रहा है, उसका क्या, वो सारी चीजें अपन है वो ओबीसी के अंदर कवर करेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये लगभग सारा सब्जेक्ट, इसमें टॉपिक वाइज नहीं, पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन सब्जेक्ट की बात करते हैं, वो है पीडिया। ठीक है, पीडिया सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पर ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि अपन को इससे टॉपिक वाइज पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है। कुछ टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है ज्यादा क्वेश्चन आने के। ठीक है, ये पढ़ लो। उसके अलावा कुछ पार्ट हो गया डिजीज पोर्शन का। ठीक है, डिजीज पोर्शन, पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसको अपन बोलते हैं, ये सारा पढ़ना है नहीं अपन को, है ना, कुछ पार्ट पढ़ना है। बाकी का वाला पार्ट है वो पीडिया पैथोलॉजिकल वाला, वो एमएसएन में अपने साथ में कवर हो जाएगा। तो कुछ पार्ट के अलग अलग सिस्टम है, जैसे अपन बात करते हैं कार्डियो। ठीक है, कार्डियो के अंदर आप पढ़ोगे साइनोटिक डिजीज, एसाइनोटिक डिजीज, टॉफ, टेटोलॉजी ऑफ फेलोट, कुछ ये अलग अलग डिजीज है जो अपन को एमएसएन में पढ़ने को नहीं मिलेगी, वो पीडिया में अपन इसको कवर करेंगे। उसके अलावा कुछ डिजीज पोर्शन है जीआईटी। ठीक है, जीआईटी का कुछ पोर्शन है, जैसे स्प्रिंग डिजीज हो गई जो अडल्ट में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, और ये बच्चों में होती है। उसके अलावा इसोफेजियल एट्रेसिया, फिस्टुला, ये चीजें अपन को देखने को मिलेगी इसके अंदर, जीआईटी के अंदर। कुछ एक और सिस्टम है जैसे सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो कुछ पर्टिकुलर सिस्टम है जो पीडिया के अंदर अपन को अलग से डिजीज पोर्शन पढ़ने का नीड है। बाकी जितने भी डिसऑर्डर है वो सारे के सारे अपन एमएसएन के साथ में कवर कर लेंगे। तो ये अपन बात कर रहे थे पीडिया की। अब अपन बात कर रहे हैं एक एमएसएन पे आते हैं वापस। एक सब्जेक्ट आपका और है जिसका नाम है फार्मा। ठीक है, फार्मेकोलॉजी, जिसमें अपन ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, किसके बारे में स्टडी करेंगे? ड्रग्स।
कौन सी मेडिसिन देते हैं अपन, कौन सी डिजीज कंडीशन, ऐसा तो नहीं है कि हर डिजीज के अंदर एक ही मेडिकेशन देनी है, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन होती है जो उसी डिजीज कंडीशन में अपन देते हैं। तो वो अपन ये सारा का सारा पार्ट अपन डिवाइड कवर कर लेंगे एमएसएन के अंदर। फार्मा का जो भी कौन सी डिजीज के अंदर स्पेसिफिक कौन सी डिजीज के अंदर कौन सी ड्रग्स देते हैं, वो सारा अपन जैसे जैसे डिजीज पोर्शन पढ़ते जाएंगे, ठीक है, उसी के हिसाब से अपन साथ साथ में ड्रग्स के बारे में भी पढ़ते जाएंगे, ठीक है। और कई बार ड्रग ऑफ चॉइस पूछ लेते हैं, कौन सी डिजीज के अंदर कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। फार्मा वाला जो भी फार्मा अपन अलग से नहीं पढ़ेंगे, फार्मा का जो पोर्शन है वो अपन एमएसएन के साथ में कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपके साइकेट्री, ठीक है। साइकेट्री का आपने पढ़ी है थर्ड ईयर के अंदर, ये भी कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट बड़ा है नहीं, अपन को इसका टॉपिक थोड़ा मतलब समरी के अंदर पढ़ना है, इसके सिंगल लाइन क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। इसमें अपन बात करें अपन को क्या पढ़ना है, तो इसमें अपन को जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, साइकेट्री से रिगार्डिंग जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो अपन को इसमें कवर करनी है, ताकि क्योंकि मोस्ट ऑफ आप देखोगे अगर प्रीवियस एग्जाम आपने पढ़े होंगे क्वेश्चन पेपर, तो साइकेट्री के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे मोस्ट ऑफली चांस हो गया कि आपको टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ डिजीज भी है साइकेट्री के अंदर, डिजीज पोर्शन है जिसमें आपने पढ़ा होगा, सिजोफ्रेनिया है, मेनिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गए, ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर डिजीज है जिसमें कई बार थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछने को चांस रहते हैं। उसके अपन हम बात करें साइकेट्री का मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में भी आपने अगर पढ़ा होगा सही से, तो एक तो साइकोथेरेपी है जिसमें कुछ नहीं पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं और उसको समझाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक दूसरा मैनेजमेंट होता है, वो होता है साइको फार्माकोलॉजी, कुछ ड्रग्स स्टार्ट करते हैं जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स आती है, ठीक है, बाइपोलर के अंदर भी जैसे डिप्रेशन के अंदर देते हैं, एंटी एंजाइटिक ड्रग्स आती है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स आती है। तो 3-4 तरह की ड्रग्स है जो पूरा साइकेट्रिक डिजीज कंडीशन को कवर कर ले रही है। नेक्स्ट इसका मैनेजमेंट होता है वो अपना होता है ईसीटी। तो साइकेट्रिक के 3 ही मैनेजमेंट होते हैं, एक साइकोफार्मा, एक होता है साइकोथेरेपी और एक होता है ईसीटी, ठीक है। यूगो गटिला एवोल्यूशन ऑफ दी थी 1938 के अंदर। तो ये ईसीटी अपन बात ये 3 ही मैनेजमेंट है, उसके अलावा कोई चौथा मैनेजमेंट साइकेट्री के अंदर है नहीं। कई बार पूछ लेते हैं फर्स्ट कौन सी ड्रग्स है, तो वो होती है जैसे सीपीजेड हो गई, फर्स्ट ईसीटी किसने, सेकल थेरेपी क्या है, थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कशन हो सकता है, बाकी इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। कई बार टर्मिनोलॉजी है, थॉट के डिसऑर्डर पूछ लेते हैं, ठीक है। हेल्यूसिनेशन क्या होता है ये आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट ऑफ कई बार पूछा जाता है। इल्यूशन क्या होता है, डिल्यूशन क्या होता है, इसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ब्रॉडली पढ़ने की नीड नहीं, थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे जिसमें आपके साइकेट्रिक मोस्ट प्रोबेबली 99% कवर हो जाएगी। तो अपन बात करें सब्जेक्ट की, एनाटॉमी हो गया आपका, एमएसएन हो गया, फंडामेंटल हो गई, ओबीजी हो गई, पीडिया हो गई, फार्मा हो गई। फार्मा अपन इसके साथ में करेंगे एमएसएन के साथ में। नेक्स्ट साइकेट्रिक हो गया। लास्ट एक सब्जेक्ट है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट भी मतलब पूरा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ पार्ट है जो उसके इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज बात करेंगे अपन, कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी सब्जेक्ट पूरा पढ़ने की नीड नहीं, कुछ पोर्शन है जो इम्पोर्टेंट है जिसको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे स्पेशली अपन बात करते हैं इसमें कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में कई बार पूछा जाता है, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज की बात है, स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मलेरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। ये जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होती है, ये एयरबोर्न हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली आप जितनी भी पढ़ोगे कम्युनिकेबल डिजीज, वो उनका जो मोड ऑफ ट्रांसफर होगा वो एयरबोर्न डिजीज होगा। दूसरी भी हो सकती है जैसे वो अपन पढ़ेंगे आगे। तो जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज है उसमें से कई बार देखा जाता है कि क्वेश्चन उसमें से पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे
तो आपने जैसे पढ़ा होगा इम्यूनाइजेशन, ठीक है, ये पीडिया में भी पढ़ लेंगे अपन या इसमें कवर कर लेंगे। इम्यूनाइजेशन के बारे में कई बार पूछा जाता है, कौन सी इम्यूनाइजेशन है, वो कब दी जाती है, उसका रूट क्या हो सकता है, उसका डोज क्या हो सकता है, उसका टाइमिंग मतलब कौन से महीने में दी जाती है, उसके बारे में कई बार ये इसमें पूछा जाता है। तो इम्यूनाइजेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, कई बार रूट का पूछ लेते हैं, इसमें लाइव वैक्सीन कौन सी है, किल्ड वैक्सीन कौन सी है, उसके बारे में भी कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है, डोज क्या हो सकती है, कब देते हैं, तो वो सारी चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे। उसके अलावा कई बार जैसे कमेटी के बारे में पूछ लेते हैं, जैसे गरदार कमेटी हो गई, कौन सी कमेटी कब बनी, कौन से साल में मतलब बनी, और उसके बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था उसके पीछे, तो वो सारी चीजें उसमें कई बार थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पूछ सकते हैं कई बार इसमें, जैसे कि प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो गए वो सारे के सारे अपन पढ़ेंगे कम्युनिटी। तो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है कम्युनिटी के अंदर जो अपन पढ़ेंगे ताकि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कम्युनिटी का तो वो अपन अच्छे से कर पाए। तो ये सब्जेक्ट है एनाटॉमी, एमएसएन, फंडामेंटल, ओबीजी, पीडिया, फार्मा, जो अपन अलग से नहीं पढ़ेंगे एमएसएन में पढ़ेंगे, साइकेट्रिक और कम्युनिटी। इनको अपन एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को अपन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे वीडियो बना के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जहाँ समझ में नहीं आ रहा है उसको वापस समझाने की कोशिश करेंगे। तो हर अपन का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, देखो अपन को स्मार्ट स्टडी करना, एक टॉपिक पढ़ा अपन ने एमएसएन का और उसके फिर अपन क्या करेंगे एमसीक्यू। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको एमसीक्यू पढ़ने ही पड़ेंगे, केवल आप थ्योरी पढ़ के चाह रहे हो सिलेक्शन ले लें, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है पर बहुत चांस है वो कम है, एमसीक्यू पढ़ने ही पड़ेंगे। जब तक आप पेपर सॉल्व नहीं करोगे आपको पेपर अटेंड करना नहीं आएगा। आप कहाँ गलत कर रहे हो, नेगेटिव कहाँ ज़्यादा कर रहे हो, रिस्क लेनी है तो कितनी रिस्क लेनी है, वो सारे आप जब एमसीक्यू करोगे तब आपको पता चलेगा कि अपन कहाँ गलती कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन अपन को अटेंड नहीं करने चाहिए थे जो अपन ने किए हैं। तो एमसीक्यू तो हो क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो, पर एमसीक्यू तभी करने होंगे जब आपको अच्छे से थ्योरी क्लियर होगी। अगर आपको थ्योरी ही नहीं पता है कुछ तो आपका एमसीक्यू भी कोई मतलब नहीं करने का, वेस्टेज है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी। तो ये अपन पढ़ेंगे, पहले इनकी थ्योरी पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, फिर अपन उसके प्रीवियस एग्जाम के एमसीक्यू पढ़ेंगे, फिर उसके साथ साथ में जैसे अपन एनक्लेक्स से एमसीक्यू क्लियर करेंगे, जैसे साउंडर्स हो गई, मॉस भी हो गई, या और भी कोई अच्छी बुक्स होगी उसके अपन एमसीक्यू क्या करेंगे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे फिर इनके अलावा बहुत सब्जेक्ट है जिनमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। जैसे अपन फोर्थ ईयर में आपने पढ़ा होगा रिसर्च हो गई, मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, कम्युनिटी तो अपन बोल ही रहे हैं पढ़ना थोड़ा बहुत पार्ट। रिसर्च मैनेजमेंट में क्वेश्चन आ सकते हैं पर कितने क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आना है। तो जितना अगर आप 20 घंटे इन पे लगा रहे हो पढ़ने में तो इससे ज्यादा आप फोकस करो एमएसएन पे, या 20 घंटे वो लगाओ आप ओबीजी पढ़ने में। तो कंपैरेटिवली आप ओबीजी में ज्यादा क्वेश्चन राइट करोगे, तो ये क्वेश्चन शायद आप वैसे भी कम पढ़ोगे तो भी शायद हो सकता है कि 4 क्वेश्चन आए उसमें से आप 2 कर पाओ। तो रिसर्च मैनेजमेंट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं पर 2-3-4 क्वेश्चन से ज्यादा आने के चांसेस है नहीं। तो आपको ज्यादा वो टाइम स्पेंड किस पे करना है, एमएसएन, ओबीजी और फंडामेंटल पे। उसमें आप फर्स्ट ईयर में बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन आ गया, वो भी एक सब्जेक्ट है, बायोकेमिस्ट्री आ गया, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी आ गया। माइक्रोबायोलॉजी में 1-2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टेरिलाइजेशन वगैरह अपन पढ़ते हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसमें कई बार पूछा जाता है ऑटोक्लेव में प्रेशर वगैरह कितना होते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं, वो स्टेरिलाइजेशन के अलग अलग मेथड अपन पढ़ते हैं। तो वो चीज अपन थोड़ा बहुत उसमें माइक्रो का टॉपिक 1-2 टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है वो ले लेंगे, पर उसका मतलब ये नहीं है कि पूरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे, ठीक है। अपन सब्जेक्ट वही पढ़ेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अपन न्यूट्रिशन अलग से नहीं पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक है जैसे विटामिन, ठीक है,
कौन से विटामिन से कौन सी डेफिशिएंसी हो सकती है, उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, वो पर्टिकुलर कुछ चीजें हैं वही पढ़ेंगे, पूरे न्यूट्रिशन पढ़ने की नीड नहीं है। बायोकेमिस्ट्री पढ़ने की नीड नहीं है बहुत ज्यादा। माइक्रोबायोलॉजी के एक दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो अपन अलग से, जैसे स्टेरिलाइजेशन वगैरह हो गया, तो वो अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट है। ठीक है, इनमें से पर क्वेश्चन क्या आते हैं, बहुत कम आते हैं। पूरे सब्जेक्ट मिला के 10 क्वेश्चन आ गए, सारे सब्जेक्ट मिला के। पर अपन इन 10 क्वेश्चन में सपोज करो 100 घंटे दे रहे हैं, तो 100 घंटे इस पे लगाओ ना, इस पे 100 घंटे लगाओगे तो आप 20 क्वेश्चन सही करके हो जाता। और इन 10 में से हो सकता है आप 4-5 यूं सही कर दो बिना पढ़े, जो आपने तो हल्का फुल्का पढ़ रखा उसी से सही कर दो, और वो क्वेश्चन अपन प्रीवियस एग्जाम पेपर सोल्व करेंगे, उसमें भी क्लियर हो जाएंगे, उसमें से भी कई बार क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। तो अपन ये सब्जेक्ट होंगे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एमएसएन, फंडामेंटल, ओबीजी, पीडिया, फार्माकोलॉजी, फार्मा अपन एमएसएन के साथ पढ़ेंगे, साइकेट्रिक और कम्युनिटी, ये सारे सब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से आने चाहिए, आप तभी कंपटीशन का पार्ट हो, अदरवाइज आप कंपटीशन का पार्ट नहीं हो, आपने यूं ही फॉर्म भरा है पैसे बर्बाद करने के लिए। तो अपन का जो तरीका रहेगा पढ़ने का ये रहेगा, सबसे पहले अपन एक पर्टिकुलर थ्योरी का पार्ट पढ़ेंगे, जो सिस्टम लेंगे उसका पार्ट पढ़ेंगे, उसका पार्ट पढ़ने के बाद में उसके प्रीवियस एग्जाम के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद में अपन उसके एनक्लेक्स, और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, ये जो अपन ने यहाँ पे टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद में आप वो टॉपिक चाहे एनक्लेक्स से पढ़ लेना। ठीक है, जो टॉपिक अपन ने पढ़ लिया है उससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं 99% बोल रहा हूँ। आप एनक्लेक्स से पढ़ लेना, चाहे कोई सी एनक्लेक्स से पढ़ लेना, और उस टॉपिक से रिगार्डिंग जो अपन पढ़ेंगे कोई सी भी क्वेश्चन से आप बुक सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व कर लेना, इजीली आप कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो अपन नेक्स्ट मंडे से अपन इस कंटिन्यू टॉपिक वाइज अपन क्लासेस शुरू करेंगे। जो फर्स्ट कमेंट आएगा, फर्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाएंगे। ठीक है, तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नर्सिंग कर रहे हैं, उनको हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।